नमस्कार साथियों आज से हम डिस्कस करने जा रहे हैं रासायनिक बलगतिकी के बारे में। क्लास 12th का चौथी यूनिट का ये पहला लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स का। शुरू से लेकर लास्ट तक सिस्टेमेटिक हर एक टॉपिक देखिएगा, आपकी ये वाली यूनिट पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो बात करें रासायनिक बलगतिकी के बारे में। रासायनिक बलगतिकी या कह सकते हैं आप इसको केमिकल काइनेटिक्स। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है वो किस दर से हो रही है। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है वो किस दर से हो रही है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर एक ही बात है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत किया जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर और उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत किया जाता है, केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। अब केमिकल रिएक्शन डिफरेंट टाइप की होती हैं, अलग अलग प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है। कुछ केमिकल रिएक्शन जो आयनिक रिएक्शन होती है, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं होती है, ये तुरंत संपन्न हो जाती है, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट होती है। ठीक है, दोनों कंपोनेंट मिलाए नहीं कि आपकी रिएक्शन हो गई, जल्दी से बहुत जल्दी फास्ट रिएक्शन हो गई। तो कुछ रिएक्शन होती है फास्ट, कुछ रिएक्शन होती है स्लो यानी मंद और तीव्र। अलग अलग प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है, फास्ट भी होती है, तीव्र भी होती है और इनके बीच की भी होती है। तो स्लो रिएक्शन कई साल भी लग जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाने में अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में नहीं करवाएं तो कई साल लग जाएंगे, इतनी मंद अभिक्रिया होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। ऐसे ही फास्ट केमिकल रिएक्शन, कोई भी आयनिक रिएक्शन होती है वो बहुत जल्दी फास्ट संपन्न हो जाती है, बहुत तीव्र वेग से संपन्न होती है। तो इन अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया की दर ज्ञात करना संभव नहीं है। इनके लिए अभिक्रिया की दर या वेग ज्ञात करना संभव नहीं है। जो बहुत फास्ट है, जो तीव्र वेग से संपन्न होती है, और बहुत स्लो है, उनके लिए भी कई साल लग जाए उन अभिक्रियाओं को। तो तब तक क्या कोई जिंदा रहेगा? क्या रिएक्शन हो रही है भैया 50 सालों में हो रही है, 200 साल में हो रही है, 500 साल में हो रही है, तो क्या उस कंडीशन में कैसे अभिक्रिया की दर ज्ञात करेंगे, कैसे अभिक्रिया का वेग ज्ञात करेंगे? और जो बहुत फास्ट है रिएक्शन, उसकी भी अभिक्रिया की दर ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। तुरंत हो रही, क्या अभिक्रिया की दर ज्ञात करोगे? ठीक है, तो बहुत स्लो है तो उसकी भी अभिक्रिया की दर या वेग ज्ञात करना संभव नहीं है। अभी किसकी अभिक्रिया की दर ज्ञात करने की बात कर रहे हैं फिर हम? तो इन दोनों के मध्य की अभिक्रिया। ठीक है, इन दोनों के मध्य की अभिक्रिया कि भैया ये अभिक्रिया 5 मिनट में संपन्न होगी, 10 मिनट में संपन्न होगी, 15 मिनट में संपन्न होगी, तो आधी अभिक्रिया कितने टाइम में पूरी हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच की अभिक्रियाओं के लिए, इन दोनों की ना तो फास्ट ना स्लो, इन दोनों के बीच की अभिक्रिया है, उनके लिए अपन अभिक्रिया का वेग ज्ञात करते हैं कि इतने समय में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्टेंट बोलो तो क्रियाकारक, कोई भी अभिक्रिया होती है उसमें इधर क्या लिखते हैं? क्रियाकारक, और इस साइड में क्या लिखोगे आप? क्रियाफल। इस साइड में क्या लिखते हैं? क्रियाफल। या आप उत्पाद लिखो तो भी चलेगा, ठीक है, और इधर आप अभिकारक लिखो तो भी बात वही है, अभिकारक। जैसे कि कोई भी रिएक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पे A + B से क्या बन रहा है? C + D। तो ये क्या है? उत्पाद है। इनको A + B, A और B क्या है? यहाँ पर अभिकारक है, और C और D यहाँ पर क्या बन रहा है? उत्पाद हो रहा। तो A + B रिएक्शन ढेर सारी देख रखी होगी आपने, एग्जाम्पल और दिखा देंगे आपको। तो जैसे कि यहाँ पर अभिकारक की बात करें तो अभिकारक A और B क्या किस में कन्वर्ट हो रहा? C और D में कन्वर्ट हो रहा। उत्पाद C और D में कन्वर्ट हो रहा। तो कितने समय में कन्वर्ट हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है? अच्छा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहता है। तो क्या होगा? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कम हो रहा है तो स्टैटिक जब अभिक्रिया हो रही है उस टाइम पे सांद्रता किसकी कम होगी? अभिकारक की सांद्रता ज्यादा होगी और उत्पाद की सांद्रता क्या होगी? कम होगी। स्टार्टिंग में आपके पास A और B है, C और D है ही नहीं है, सिर्फ क्या है आपको? जब आपने A और B को आपस में मिलाया तो क्या बन गया? C और D बन गया।
जब आपने अभिकारक ए और बी को मिलाया और उत्पाद क्या बन गया, सी और डी बन गया। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि ये रिएक्शन लिए C12H22O11 प्लस H2O, आपके पास क्या बन गया C6H12O6 प्लस C6H12O6। क्या है ये इनको क्या कहेंगे, ये जो है अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। तो ए और बी ये क्या हो गए आपके सामने, रिएक्टेंट अभिकारक, और ये क्या हो गए, उत्पाद या प्रोडक्ट या क्रियाफल हो गए। तो स्टार्टिंग में क्या था आपके पास, ये चीज तो थी नहीं, सिर्फ आपके पास क्या था, ये था, क्या था, सुक्रोज था, और सुक्रोज के अंदर झलक बटन करवाया, वाटर मिलाया, तो आपको क्या मिल गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल गया। क्या मिल गया, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिल गया। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम दिखेगा लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं। यदि अपन ग्राफ खींचे सांद्रण और समय के बीच में, किसके बीच में, सांद्रण और समय के बीच में आप ग्राफ खींचो, समय के बीच में, सांद्रण और समय के बीच में यदि ग्राफ खींचेंगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता हाई है, अभिकारक की सांद्रता क्या है, हाई है। तो जैसे जैसे अभिक्रिया होगी वैसे वैसे अभिकारक का सांद्रण क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ग्राफ कैसे मिलेगा आपको अभिकारक के लिए, इस तरीके से मिलेगा, ये मिलेगा आपको अभिकारक के लिए। और उत्पाद की सांद्रता क्या होती जाएगी, स्टार्टिंग में 0 है लेकिन समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये हो गया उत्पाद के लिए। तो आपको इस टाइप से कर्व बनेगा, इस टाइप से आपको ग्राफ मिलेगा कि स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा सांद्रण किसका है, अभिकारक का, और धीरे धीरे जैसे जैसे अभिक्रिया होगी वैसे वैसे अभिकारक का सांद्रण कम होता जाएगा और उत्पाद का सांद्रण क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अभिकारक पूरा आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, ऐसे होती है केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन कितने टाइम में हो रही है, तो इसके अभिक्रिया का वेग मतलब कितने टाइम में हो जाएगा, कितना दर कितना लगेगा, समय कितना लगेगा, ये सारी स्टडी अपन इस यूनिट में अपन करेंगे। तो कुल मिला के केमिकल काइनेटिक्स मतलब रासायनिक बल गतिकी में क्या किया जाता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत किया जाता है। लिख लेते हैं डेफिनेशन, रासायनिक बल गतिकी है ना। रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग, रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग, वेग मतलब दर, एवं उनके वेग पर विभिन्न कारकों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया को वेग एवं उनके वेग पर, वेग या दर एक ही बात है, उनके वेग पर विभिन्न कारकों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। क्या कहेंगे अपन इसको, रासायनिक बल गतिकी कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया अपनों ने डेफिनेशन रासायनिक बल गतिकी क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया कि अभिक्रियाएं अलग अलग तरह की होती हैं, कुछ फास्ट होती हैं, कुछ स्लो होती है। तो इनके लिए अभिक्रिया की दर या वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता। किसके लिए, स्लो और फास्ट के लिए। इनके बीच की जो रिएक्शन होती है जो ना तो ज़्यादा स्लो है ना ज़्यादा फास्ट है, जैसे कि 10 घंटे में रिएक्शन हो जाएगी तो उस कंडीशन में वो रिएक्शन की अभिक्रिया की दर या वेग ज्ञात किया जा सकता है कि 10 घंटे में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। चलो 5 दिन में रिएक्टेंट पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 दिन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। कई रिएक्शन ऐसी होती है जो 10-10 दिन से चलती हैं, 15 दिन से चलती है। कोई रिएक्शन 8 घंटे में पूरी हो रही है, कोई रिएक्शन 5 घंटे में पूरी हो रही है, कोई रिएक्शन 1 घंटे में पूरी हो रही है। तो अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। लेकिन जो मंद अभिक्रियाएं हैं जिनमें सालों लग रहे हैं, तो सालों तक उस रिएक्शन के पास तो कोई बैठा नहीं रहेगा कि 50 साल में ये रिएक्शन पूरी होगी, इसका रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बनेगा, तो 50 साल तक उस रिएक्शन के पास में बैठा कौन रहेगा, कई सालों लग रहे। तो उसके लिए अभिक्रिया की दर या वेग ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। जो बहुत ही मंद अभिक्रियाएं हैं जिनमें सालों साल लग जाते हैं, और कुछ रिएक्शन फास्ट होती है, उनके लिए भी अभिक्रिया की दर या वेग ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। तुरंत रिएक्शन हो रही है तो क्या फर्क पड़ रहा है कि कितना इसकी दर और वेग क्या है, तुरंत तीव्र अभिक्रिया है वो तो उसके लिए भी अभिक्रिया की दर या वेग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस अभिक्रिया की दर या वेग का कब बात करेंगे, जब
5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, ऐसे जो रिएक्शन हो जाए तो उसके लिए अभिक्रिया की दर या वेग का निर्धारण किया जाता है। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं। ठीक है, ग्राफ समझ में आ गया ना, ये वाला कि सांद्रण और समय के बीच ग्राफ खींचेंगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता हाई होगी, जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता कम पड़ रही है मतलब उसी दर से क्या है उत्पाद की सांद्रता भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी और उत्पाद की सांद्रता पूरी तरह से अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो इसको मिटा रहा हूं मैं अब। रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग क्या होता है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, अभिकारक, अभिकारक अंग्रेजी में इसको रिएक्टेंट भी कहते हैं। तो अभिकारक किस में कन्वर्ट होता है, उत्पाद में। तो कितने समय में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, तो यहां पर अपन बात करेंगे तो इकाई समय में, ध्यान से समझिएगा, इकाई समय में अभिकारक, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन, में होने वाला परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया की, रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहलाता है। अभी देखो, अभी जस्ट मैंने ग्राफ बताया था आपको, ग्राफ किसके बीच खींचा था, सांद्रण और समय के बीच में ग्राफ खींचा था। तो क्या बताया था, अभिकारक की सांद्रता स्टार्टिंग में ज़्यादा है तो अभिकारक धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है और उत्पाद धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये किसके लिए बात करी अपनों ने, अभिकारक के लिए। और ये किसकी बात करी अपनों ने, उत्पाद की, प्रोडक्ट की। तो इकाई समय में मतलब जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन आधे घंटे में हो रही है तो भैया एकदम से अपनों ने रिएक्टेंट मिलाते ही प्रोडक्ट में तो चेंज नहीं हो गए, मतलब एकदम से अपनों ने अभिकारक मिलाते ही उत्पाद तो चेंज नहीं हो रहा। तो धीरे धीरे जो भी रिएक्शंस होती है उसमें लाखों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर मैं एक बात करूं कि किसी रिएक्शन में आपने 1 लीटर पानी ले लिया, 1 लीटर पानी ले लिया, तो 1 लीटर पानी के अंदर जो मोलों की संख्या होती है 55.55 होते हैं मोलों की संख्या। अब इसके अणुओं की संख्या निकालेंगे तो 6.023 इंटू 10⁻23। तो इतने सारे मॉलिक्यूल एक ही बार में, इतने सारे मॉलिक्यूल एक ही बार में यूज में आ गए 1 लीटर पानी में। तो कितने मॉलिक्यूल है, 10⁻23। 10⁻23 मतलब एक के बाद में 23 शून्य और लगानी आपको। कितनी शून्य और लगानी, 23 शून्य और लगानी। तो कितने मॉलिक्यूल है, तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों जो भी हैं उससे भी आगे इतने सारे मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल उत्पाद में कन्वर्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे उनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनके बीच में के बॉन्डिंग टूटती है, बंध टूटते हैं, फिर इधर का बॉन्ड उधर जुड़ेगा, उधर का बॉन्ड इधर जुड़ेगा, ऐसे करके फिर प्रोडक्ट का निर्माण होता है। जो बंद होती है ना, जो भी अपन मॉलिक्यूल देखे उसकी स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर में हर एक किसी भी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मतलब अणु, उस अणु में जो परमाणु रहते हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं क्या रहती है, बॉन्डिंग। जैसे कि आपको बात करूं कि ये क्या है, H2O। जब H2O की रिएक्शन करवा रहे तो कहीं ना कहीं ये बंद टूट रहा है, हाइड्रोजन कहीं दूसरी जगह जाके जुड़ रहा है, OH किसी दूसरे से जाके जुड़ रहा है। तो ये क्या होता है, बॉन्डिंग टूटती है, बंद टूटते हैं, नए बंद बनते हैं, ये प्रोसेस चलती है अभिक्रिया में। तो किसमें, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा, किसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा, अभिकारक की और उत्पाद की। क्या हो रहा, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही तो अभिकारक का सांद्रण धीरे धीरे क्या हो रहा, कम हो रहा और उत्पाद के सांद्रण धीरे धीरे क्या हो रहा, बढ़ रहा है। तो क्या लिखा अभिक्रिया की दर, कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहलाता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अभिक्रिया की दर बराबर अभिक्रिया की
दर बराबर अभिकारक व उत्पाद के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन, सांद्रण में हो रहा हो परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन इकाई समय में अभिकारक व उत्पाद के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन बटे क्या लिखेंगे, बटे लिखेंगे अपन समय अंतराल, समय अंतराल। यह करके रूपांतरण की मात्रा, ऐसे भी लिख सकते हो डेफिनेशन, रूपांतरण की मात्रा, किसका रूपांतरण हो रहा, अभिकारक का उत्पाद में कन्वर्जेशन हो रहा, तो रूपांतरण की मात्रा और रूपांतरण में लगे समय के अनुपात को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं या केवे हैं। लिख सकते हो अभिक्रिया की दर बराबर अभिक्रिया की दर बराबर रूपांतरण की मात्रा बटे रूपांतरण में लगा समय। ये हो गए रासायनिक अभिक्रिया की दर के लिए। ओके, समझ में आ गया आपको। अब इसका मात्रक की बात करें, इसका मात्रक, अभिक्रिया की दर का मात्रक, तो कोई भी सांद्रता किसमें बताते हैं, मोल प्रति लीटर में, किसी भी सांद्रता को मोल प्रति लीटर में बताते हैं, तो है ना, उस सांद्रता को, सांद्रण को मोल प्रति लीटर में, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, मोल प्रति लीटर बटे समय के लिए क्या लिखूं, सेकंड, मोल प्रति लीटर और बटे समय को किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड में, तो ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा मात्रक। या इसको ऐसे भी लिखो तो भी चलेगा, मोल लीटर के लिए एल, तो लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा इसका अभिक्रिया की दर का मात्रक, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये इसका मात्रक हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया अभिक्रिया की दर या वेग किसे कहते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारा जो नया वीडियो आए उसकी आपको सूचना मिल जाए। और बेल आइकन पे दबाओ तो ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, ताकि हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करें अपन रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट। रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है अपनों ने पढ़ लिया। अब बात करेंगे उस रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अपन रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग और रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। अभी बेसिक बातें कर रहे हैं अपन, चलो शुरू करें। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला पॉइंट है भैया साहब ताप का। पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ताप। क्या होगा ताप के प्रभाव के कारण, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है, जल्दी से रिएक्शन हो जाती है। तो ऐसा कहा गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, अगर 10 डिग्री सेल्सियस किसी कोई रिएक्शन 50 पे हो रही है, 50 पे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्सेशन हो रहा है, अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया पहले की तुलना में 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। तो लिखोगे आप, ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। सामान्यतः यह देखा गया है कि
10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर पहले की तुलना में दो से 3 गुना बढ़ जाती है साहब। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये तो टेम्परेचर के कारण क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर बात करें अपन दाब के कारण। दाब के कारण तो क्या होता है कि दाब का प्रभाव गैसीय अभिक्रियाओं में पड़ता है। नॉर्मल अभिक्रिया हो रही है, उसमें अपन मिला रहे हैं, तो क्या प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, तो दाब का प्रभाव क्या होता है, गैसीय अभिक्रियाओं में पड़ता है। गैसीय अभिक्रिया में अगर प्रेशर डाला जाए तो जो गैसीय मॉलिक्यूल रहते हैं वो आपस में क्या रहते हैं, प्रेशराइज होने के कारण वो बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जेशन होता है। जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की रिएक्शन करवाई जाती है, अमोनिया बनता है, तो वो हाई प्रेशर पर रिएक्शन करवाई जाती है। क्या किया जाता है, हाई प्रेशर पर रिएक्शन करवाया जाता है। तो दाब के प्रभाव के कारण भी क्या हो रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके, दाब का प्रभाव गैसीय अभिक्रियाओं पर पड़ता है। दाब का प्रभाव गैसीय अभिक्रियाओं पर पड़ता है जिन अभिक्रियाओं में आयतन में कमी, आयतन में भी कमी होती है। जिन अभिक्रियाओं में आयतन में कमी होती है, जिन अभिक्रियाओं में आयतन में कमी होती है, उनमें दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। जैसे ये रिएक्शन देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों क्या है, गैस है। ठीक है, क्या बन रहा है यहाँ पर, अमोनिया, 2NH3 अमोनिया बनता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है 3 और ये N2, 4 आयतन, कितना हो रहा है, 4 आयतन, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 आयतन, क्या बन रही है, अमोनिया। तो यहाँ पर कुल मिला के आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है इस रिएक्शन में। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शनों का दाब के कारण प्रभावित होती हैं इस टाइप की अभिक्रियाएं। ठीक है, ये क्या है, ये 1 आयतन और 3 आयतन क्या है, हाइड्रोजन। आयतन में कमी हो रही है तो लिख सकते हो चाहो तो कि चूंकि आयतन में कमी हो रही है, चूंकि आयतन में कमी हो रही है, अतः रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ तक क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट है सांद्रता। ठीक है, अपनों ने 2 पॉइंट पहले पढ़ लिए कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, एक तो कौन सा पढ़ा, ताप के कारण, और एक दाब के कारण। ताप, दाब, और उसके बाद आती है तीसरा पॉइंट आता सांद्रता, चौथा पॉइंट उत्प्रेरक की उपस्थिति, पांचवा है अभिकारक की प्रकृति, और छठवां है विकिरण का प्रभाव। इन 6 पॉइंट को समझ लेते हैं। 2 पॉइंट तो समझ लिए हैं। पहला पॉइंट क्या था, ताप के कारण। तो ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर में क्या होती है, वृद्धि होती है। सामान्यतः यह देखा गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया पहले की तुलना में 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। तो ताप के कारण भी क्या हो रहा, रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो रही। अब बात करें दाब के कारण, तो दाब का प्रभाव ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं में पर पड़ता है जिनके आयतन में कमी हो रही है। किस में कमी हो रही है, आयतन में। जिन केमिकल रिएक्शन में आयतन में कमी हो रही है, उनमें दाब बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे अपनों ने एग्जाम्पल लिया था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही थी, अमोनिया बन रहा था। तो नाइट्रोजन कितना लिया था, 1 आयतन, हाइड्रोजन 3 आयतन लिया था, और अमोनिया कितना बढ़ रहा था, आपके सामने 2 आयतन बन रहा था, है ना। अमोनिया 2 आयतन बन रहा था। तो ऐसी अभिक्रियाओं में दाब के प्रभाव के कारण रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है।
नेक्स्ट बात करते हैं सांद्रता। तो सांद्रता अधिक होगी तो जो अभिकारक के मालिक्यूल होंगे उनके टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। अभिकारी अणु क्या होंगे, पास पास होंगे, और जितनी ज़्यादा टक्करें होंगी उतना जल्दी क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो सांद्रता बढ़ने पर भी अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है। सांद्रता के प्रभाव के कारण भी क्या होती है, अभिक्रिया की दर बढ़ती है। तो सांद्र विलयन में रासायनिक अभिक्रिया की दर अधिक होती है, क्योंकि सांद्र विलयन में अभिकारी अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। अभिकारी अणु बहुत पास होते हैं, अतः उनमें प्रभावी टक्करों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। फिर बात करें उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो जैसे इस रिएक्शन में ये लिया उत्प्रेरक, Fe क्या है, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक नहीं लेंगे तो इस रिएक्शन को होने में बहुत टाइम लग जाएगा। उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये रिएक्शन जल्दी हो जाएगी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। नाइट्रोजन हाइड्रोजन किस में परिवर्तित हो जाएगी, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया में। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण भी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कुल मिला के ताप के प्रभाव के कारण रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ रही है, दाब से भी रासायनिक अभिक्रिया दर बढ़ रही है, सांद्रता के कारण भी रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ रही है, और उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण भी रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ रही है। अब बात करें अभिकारक की प्रकृति। तो आपने जो भी रिएक्शन होती है उसमें एक साइड में क्या होता है, अभिकारक होता है, क्या होता है, अभिकारक, और एरो के इस साइड में क्या होता है, उत्पाद होता है। इधर अभिकारक और इधर क्या लिखते हैं पर उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की प्रकृति पर भी निर्भर करती है कि अभिकारक कैसा है, वो मालिक्यूल अणु कितना बड़ा है, उसमें कितने बॉन्ड है। अगर बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे, फिर ज़्यादा नए बॉन्ड बनेंगे उत्पाद बनने में। तो ज़्यादा बंध टूटेंगे, ज़्यादा बंध नए बनेंगे, तो उस अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बंध कम टूटते हैं और उत्पाद बनते टाइम कम नए बंध बनते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं जल्दी से संपन्न हो जाती हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ज़्यादा बंध टूटते हैं और ज़्यादा नए बंध बनते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो यही लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। सामान्यतः यह देखा गया है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में कम बंध टूटते हैं तथा कम नए बंध बनते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं तेजी से संपन्न हो जाती हैं। लास्ट पॉइंट है आपका विकिरण का प्रभाव, रेडिएशन का इफेक्ट। तो कोई रिएक्शन होती है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो उन रिएक्शन को आप अंधेरे में करवाओगे तो नहीं होगी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया जल्दी से हो जाएगी। जैसे एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल दे रखे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन अगर अंधेरे में करवाओगे तो बहुत स्लो होगी और HCl बनने में टाइम लगेगा। लेकिन यही रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में करवाओगे तो जल्दी से रिएक्शन होगी, अभिक्रिया की दर क्या होगी, अधिक होगी। तो सूर्य के प्रकाश या किसी अन्य प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, अधिक होती है। तो कुल मिला के अपने 6 पॉइंट जो पढ़े, पहला पॉइंट याद हो गया होगा, ताप के प्रभाव के कारण भी रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ रही है। फिर दाब के प्रभाव के कारण भी रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ रही है। गैसीय अभिक्रियाओं के लिए बात करेंगे तो आयतन में कमी होगी और उस कंडीशन में दाब इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सांद्रता के प्रभाव के कारण भी अभिकारकों की सांद्रता अधिक है तो रासायनिक अभिक्रिया जल्दी संपन्न होगी। फिर बात करिए उत्प्रेरक की उपस्थिति, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण भी रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ती है। फिर बात करिए अभिकारकों की प्रकृति, तो ऐसे अभिकारक जिनमें कम नए बंध बनते हैं और कम टूटते हैं बंध, तो वो अभिक्रियाएं जल्दी से संपन्न होगी। फिर लास्ट में विकिरण का प्रभाव, तो कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या किसी अन्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, ठीक है, तो वो जल्दी से संपन्न हो जाती हैं, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश या किसी अन्य प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की दर अधिक होती है। तो ये आपके कंप्लीट हो गया, अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं और अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये आपका पहला लेक्चर था। हर एक लेक्चर में बने रहिए और सिस्टमेटिक तरीके से देखिए, आपका पूरा यूनिट A to Z कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।